सूरज हमारी पृथ्वी से बड़ा है, पर कितना बड़ा है? पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है, तो क्या सूरज भी किसी के आसपास घूमता है? अगर आपके मन में भी ऐसे अटपटे सवाल आते हैं और आप इनका जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सूरज और पृथ्वी की आपस में तुलना करेंगे और इससे आपको इस प्रकार के अनेकों सवालों का जवाब जानने को मिलेगा। और इसके साथ ही आपको पृथ्वी और सूर्य से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेंगी जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो। नंबर 1, साइज। आपको ये पता होगा कि सूरज हमारी पृथ्वी से बड़ा है, पर कितना बड़ा है? क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं तो इस इमेज को देखिए। ये सूरज है, ये पृथ्वी और ये बाकी के ग्रह। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है। फिर भी अगर आप निश्चित जानकारी चाहते हैं तो देखिए, हमारी पृथ्वी का जो ये सरकमफ्रेंस है, यानी कि पूरी पृथ्वी की परिधि, वो है 4075 किलोमीटर, जबकि सूरज का सरकमफ्रेंस इतना है, यानी कि 43,79,000 किलोमीटर। वैसे अब तक आप ये समझ गए होंगे कि हमारी ये पृथ्वी, जिसमें 7 अरब से भी ज्यादा लोग रहते हैं, उससे ये सूर्य कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि अगर आप सूरज को खोखला करके उसके अंदर पृथ्वी को भरना शुरू करें तो इस पूरे सूरज को भरने के लिए 13 लाख पृथ्वी जैसे ग्रहों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमारा सूरज पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 2, मूवमेंट। आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि सूरज एक ही जगह पर रुका रहता है, लेकिन पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है और 365 दिन 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बात वास्तव में सही भी है और गलत भी, क्योंकि पृथ्वी सूरज के आसपास घूमती है ये सच है, लेकिन सूरज रुका हुआ है ये बात गलत है। क्योंकि अब तक सूरज और इस ब्रह्मांड पर वैज्ञानिकों ने जितने भी शोध किए हैं उससे ये पता चला है कि हमारा सूर्य इस पूरे सौर मंडल सहित एक ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है, और ये ब्लैक होल हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है, जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूरज इस ब्लैक होल का चक्कर 230 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लगा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस प्रकार पृथ्वी खुद के अक्ष के चारों ओर घूमती है, उसी प्रकार सूरज भी खुद के अक्ष के चारों ओर घूमता है। लेकिन इनमें अंतर ये है कि पृथ्वी को एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय लगता है, लेकिन सूरज को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिनों का समय लगता है। और हाँ, आपको एक बात फिर से बता दूं कि हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के आसपास सिर्फ हमारा सूरज ही चक्कर नहीं लगाता, बल्कि हमारा पूरा सौर मंडल और इसके जैसे करोड़ों अरबों और सौर मंडल जो कि हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में हैं, इसका चक्कर लगाते हैं। और हमारे सूरज को इस ब्लैक होल का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 250 मिलियन साल लगते हैं। नंबर 3, एस्केप वेलोसिटी। हम जब भी कोई चीज ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद वो वापस नीचे आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने आसपास की हर वस्तु पर एक बल लगाती है, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी की वजह से पृथ्वी अपने आसपास की सभी वस्तुओं को खुद से चिपकाए रखती है। यहाँ तक हम सब लोग भी इसी की वजह से पृथ्वी में रह पाते हैं, वरना हम सब आसमान में उड़ रहे होते। तो इस प्रकार पृथ्वी किसी भी चीज को खुद से दूर नहीं जाने देती। लेकिन एक ऐसी मिनिमम स्पीड भी है जिससे चलने वाली वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींच सकती, और वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, अगर कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की ओर जाए तो फिर पृथ्वी उसे अपनी ओर नहीं खींच पाएगी, और इसी स्पीड को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पृथ्वी से चांद में जाना हो तो हमें अपने रॉकेट को कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना होगा, तभी हम चांद में पहुंच पाएंगे। नहीं तो रॉकेट कुछ दूर जाने के बाद वापस पृथ्वी की ओर ही गिरने लगेगा। लेकिन अगर आप किसी प्रकार सूरज में पहुंच जाएं और वहां से आपको वापस पृथ्वी पर आना हो तो आपको अपने रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से नहीं, बल्कि 615 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना होगा। यानी कि आपके रॉकेट की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि वो एक सेकंड में 615 किलोमीटर जा सके, क्योंकि सूरज की एस्केप वेलोसिटी 615 किलोमीटर पर सेकंड ही है, जो कि हमारी पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना ज्यादा होगा। नंबर 4, आवर वेट। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी इंसान का वजन इस पृथ्वी पर 60 किलोग्राम हो और फिर वही इंसान पृथ्वी से सूरज में चला जाए और वो वहाँ जाकर अपना वजन तौले तो उसका वजन 1680 किलोग्राम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो देखिए, इस ब्रह्मांड की हर वस्तु में एक खास चीज होती है जो है उसका द्रव्यमान, जिसे हम मैस कहते हैं। तो ये जो द्रव्यमान होता है इसका मतलब होता है प्रोडक्ट की मात्रा। जैसे कि मान लीजिए ये 2 गेंद है, जिसमें ये गेंद पूरी तरह से ठोस है जबकि ये गेंद अंदर से खोखली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट भरा हुआ है जबकि इसके अंदर कम। और इसका ये मतलब
मतलब हुआ कि इसका द्रव्यमान ज्यादा है और इसका कम। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, तो अब आप ये भी जान लीजिए कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सदैव द्रव्यमान पर लगता है, यानी कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होता है उस पर उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इसी की वजह से हम किसी वस्तु का वजन तौल पाते हैं। जैसे कि ये एक तराजू है, अब अगर हम इसके इस हिस्से में कोई चीज रख दें तो इसके इस हिस्से का द्रव्यमान इस हिस्से से ज्यादा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी इस हिस्से को ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगी और इससे तराजू का ये सिरा नीचे की ओर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। और अब अगर आप ऐसे ही इस तराजू को लेकर सूरज में चले जाएं तो तराजू का ये हिस्सा और भी ज्यादा नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि सूरज हमारी पृथ्वी से बड़ा है इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी से ज्यादा है। और इसीलिए सूरज किसी भी वस्तु पर हमारी पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। इसीलिए सूरज पृथ्वी की तुलना में तराजू के इस सिरे को 28 गुना ज्यादा ताकत से अपनी ओर खींचेगा, जिससे हमें ये लगेगा कि तराजू के इस हिस्से में जो ये चीज रखी है इसका वजन पहले से ज्यादा हो गया है। और ये सही भी है, उसका वजन ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका द्रव्यमान अभी भी उतना ही है। द्रव्यमान यानी कि प्रोडक्ट की मात्रा। इसीलिए सूरज में जाने पर हर वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में 28 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि उसका द्रव्यमान उतना ही रहता है। नंबर 5, टेम्परेचर। अब से लगभग 4.54 बिलियन ईयर्स पहले जब पृथ्वी नई नई बनी थी उस समय ये आग का एक दहकता गोला थी और इसका तापमान लगभग सूरज के बराबर था, क्योंकि पृथ्वी सूरज का ही एक हिस्सा थी। लेकिन समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होती गई और अब पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और इसीलिए हम सब जिंदा रह पाते हैं। लेकिन पृथ्वी का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वो अभी तक ठंडा नहीं हो पाया है और उसका तापमान 5430 डिग्री सेल्सियस है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा है, क्योंकि सूरज की सतह का तापमान 5505 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी का केंद्र सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। लेकिन अगर बात करें सूरज के केंद्र की, तो नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार सूरज के केंद्र का तापमान 27 मिलियन फ़ारेनहाइट है, यानी कि लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। वैसे ये तो एवरेज तापमान है जो सूरज के केंद्र में हमेशा बना ही रहता है, लेकिन इसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन क्रियाओं के कारण इसके कुछ हिस्सों का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। नंबर 6, मास। सूरज हमारी पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल और तापमान भी पृथ्वी से ज्यादा है। इसका मतलब इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से ज्यादा होना चाहिए, और ये है भी, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, यानी कि 5972 के आगे 21 जीरो किलोग्राम, जबकि सूरज का द्रव्यमान इतना है, यानी कि 1989 के आगे 27 जीरो किलोग्राम। अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो देखिए, हमारी पृथ्वी में इस समय लगभग जितनी भी लाइट और एनर्जी है वो हमें सूरज से ही प्राप्त होती है, और इसी की वजह से हम सब जीवित रह पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सूरज के पास इतनी एनर्जी कहां से आती है? तो देखिए, फैक्ट ये है कि वास्तव में हर एक सेकंड में सूरज का 55 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, और इसी वजह से सूरज करोड़ों वर्षों से लगातार जल रहा है और हमें ऊर्जा दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सूरज हर एक सेकंड में 55 लाख टन यानी कि 55 करोड़ किलोग्राम द्रव्यमान खो देता है। और अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर एक सेकंड में 55 करोड़ किलोग्राम द्रव्यमान खोने के बावजूद सूरज के पूरे द्रव्यमान को खत्म होने में इतने साल लगेंगे, यानी कि 114 अरब साल से भी ज्यादा। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि सूरज अगले 5 अरब सालों में ही ठंडा हो जाएगा, जिससे इसका पूरा द्रव्यमान कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन इससे ये अंदाजा तो लग गया कि सूरज का द्रव्यमान कितना ज्यादा है और ये हमें कब तक जीवित रख सकता है। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूरज के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है और इसके जरिए सूरज का द्रव्यमान किस प्रकार ऊर्जा में बदलता है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि सूरज हमारी पृथ्वी की तुलना में कितना अलग है, लेकिन जो भी हो, पर एक बात जो इन दोनों में कॉमन है वो ये है कि ये दोनों ही हमारे जिंदा रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक के भी न होने की स्थिति में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती।